जिसमें यहां पर अपन विशेष रूप से इनके आईयूपीएसी नामकरण की बात करेंगे, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल और इसके व्युत्पन्नों की बात होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह होता है COOH। ठीक है, COOH इसका क्रियात्मक समूह होता है। हमें यौगिक को ऐसे ही पहचानना है। फिर देखो क्रियात्मक समूह हमें पता चल गया, उसके बाद में अपन देखते हैं जब नाम लिखेंगे तो इसका द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का द्वितीयक अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ओइक अम्ल इसका द्वितीयक अनुलग्न होता है। फिर देखो जब अपन यौगिक का नाम लिखेंगे, यौगिक के नाम लिखते समय जो नियम हमने पहले पढ़े थे, एल्केन के आपको नामकरण आते हैं, आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़े, तो वही नियम सारे काम आएंगे। जो कुछ चेंज होगा वो देखना। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपन नामकरण की बात करेंगे तो सबसे पहले श्रृंखला का चयन होता है, चयन के बाद में क्रमांकन होता है। तो देखो जब इसका अपन क्रमांकन करेंगे तो COOH का जो कार्बन होता है, हमेशा चाहे यौगिक में द्विबंध हो त्रिबंध हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रतिस्थापी कितने हो कहीं पर भी हो, हमें क्या करना है COOH वाले कार्बन को हमेशा 1 नंबर देना है, इस कार्बन को, ठीक है। यौगिक का जब अपन क्रमांकन करेंगे और क्रमांकन करने के बाद में जब अपन यौगिक का नाम लिखते हैं तो नाम में हमेशा, पहले भी बता चुका हूं, यही सूत्र काम में आता है। सबसे पहले हमें यह देखना है श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी है कि नहीं। प्रतिस्थापी होगा तो उसका नाम पहले लिखेंगे, एक से ज्यादा होंगे तो किस प्रकार से लिखा जाता है वो हमें पता है। फिर इसका मूल शब्द लिखेंगे जो मेथ है, प्रोप, ब्यूट होता है। उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न 3 होते हैं, एन, इन और आइन। और उसके बाद में अपन लिखते हैं इसका द्वितीयक अनुलग्न, और द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है? हमेशा ओइक अम्ल, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं और उस एग्जाम्पल के अपन चर्चा करते हैं नियमों के अनुसार। कुछ यौगिक लिखे हैं, अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले यौगिक की बात करते हैं। देखो क्रियात्मक समूह हमें पता चल गया COOH है, फिर वही श्रृंखला का चयन, ज्यादा कुछ बड़ी है नहीं तो देखने की बात नहीं है। उसके बाद में क्रमांकन करेंगे तो 1 नंबर इसको मिलता है और अपन नाम लिखते हैं। तो देखो नाम में सबसे पहले प्रतिस्थापी है नहीं तो कुछ भी नहीं है। फिर मूल शब्द होता है कार्बन की संख्या, ठीक है ना। तो इस यौगिक में आपको गिनना है कि मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने, तो दिख रहा है एक ही कार्बन, हमने लिख दिया 1, और 1 को बोलते हैं मेथ। उसके बाद में अपन देखेंगे प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है, और प्राथमिक अनुलग्न होते हैं 3, एन, इन और आइन। कार्बन 1 है तो 100% एन होगा, तो मैंने लिख दिया मेथेन। और उसके बाद में द्वितीयक अनुलग्न लगाएंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो ओइक अम्ल, तो मेथेन ओइक यानी मेथेन ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो गया मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से यहां पर देखो कितने कार्बन है? 2 को अपन लिखेंगे एथ, और फिर हो जाएगा एथेन और ओइक अम्ल, यानी एथेन ओइक अम्ल है। साथ में लिख रहा हूं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओइक अम्ल को इसका जो नाम है यानी क्रमांकन देने की, इसकी स्थिति बताने की जरूरत नहीं है कितने नंबर पर, क्योंकि COOH को हमेशा 1 नंबर मिलता है, ठीक है। फिर यहां पर देखो कितने कार्बन है? 3 कार्बन, और 3 कार्बन को अपन कहेंगे प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, क्योंकि 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, एकल बंध है तो एन, प्रोपेनोइक अम्ल। फिर देखो यहां पर देखो 1, 2 और 3, 2 नंबर पर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, और प्रतिस्थापी कौन सा है? मेथिल है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम अपन लिखेंगे तो लिखेंगे 2 मेथिल। प्रतिस्थापी के नाम के बाद में अपन लिखेंगे मूल शब्द का मतलब होगा श्रृंखला में कितने कार्बन है? 3 को बोलते हैं प्रोप, तो 2 मेथिल प्रोप। फिर देखो एकल बंध है, एकल बंध तो एन, प्रोपेन, और COOH है तो ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। फिर इसका नाम लिखेंगे, यहां पर कोई प्रतिस्थापी है नहीं, मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, एकल बंध तो ब्यूटेन और ओइक अम्ल, तो हो गए यहां पर ब्यूटेनोइक अम्ल। और इसी प्रकार से यहां पर है आपके 5 कार्बन, और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो पेंटेन ओइक अम्ल। इस प्रकार से अपने यौगिकों का नाम लिख सकते हैं। अब अपन इनके देखते हैं सामान्य नाम, ठीक है ना। सामान्य नामों में देखो मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है एसिटिक अम्ल, ये आपको सीधा याद रखना है, एसिटिक अम्ल। इसका रीजन भी है, हालांकि रीजन ये है कि ये तो लाल चींटी से प्राप्त होता है इसलिए इसको फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, ये सिरके से प्राप्त होता है इसलिए इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं। प्रोपेनोइक अम्ल को प्रोपियोनिक अम्ल है। इसी प्रकार से देखो यहां पर 3 कार्बन है मुख्य श्रृंखला में, लेकिन पूरे यौगिक में कितने कार्बन है? 4 कार्बन, ठीक है। तब अपने इसको बोलेंगे आइसो ब्यूटाइरिक अम्ल, ठीक है। और
इसी प्रकार से इसका यूपीएससी नाम सामान्य नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को अपन बोलेंगे ब्यूटायरिक अम्ल। इस यौगिका देखो, अगर इस टाइप का कोई यौगिका है तब अपन क्या करेंगे, पहले देखो इस यौगिक को अपन ऐसे यहां पर थोड़ा ध्यान रखना आप लोगों को, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको। अब अपन इसका नाम लिखते हैं, तो क्रमांकन में देखो 1 नंबर इसको मिलेगा, फिर 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4 नंबर हो गए। नाम लिखेंगे तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, तो ये मेथिल प्रतिस्थापी कितने नंबर पर, 3 नंबर कार्बन पर, तब अपन इसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल। ठीक है, 3 मेथिल। अब नाम लिखेंगे तो कितने मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन है, तो इसका मूल शब्द हो जाएगा ब्यूट। फिर देखो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध है, प्राथमिक अनुलग्न क्या हो जाएगा, इन। इन कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो ब्यूट टू इन। और फिर आ जाएगा द्वितीयक अनुलग्न, वो लिखेंगे अपन 1 ओइक, इसको मैं हटा देता हूं, ओइक अम्ल। तो इस प्रकार से इस यौगिक का नाम हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटटूइन 1 ओइक अम्ल। फिर आगे देखो इसका नाम लिखेंगे, तो यहां पर अगला यौगिक ये देखो, यहां पर ये है पीएच। पीएच का मतलब होता है फेनिल। इस यौगिक को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया फेनिल। ठीक है, CH2 और COOH। क्रमांकन करेंगे, 1 नंबर इसी को मिलेगा, 2 और 3। देखो 3 नंबर पर फेनिल है, तो नाम क्या हो गया, 3 फेनिल, 1 2 3 प्रोपेन ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया। फिर आगे देखो नेक्स्ट इस एग्जाम्पल को, इसको अगर अपन खोल के लिखें तो ऐसे लिखेंगे CH3, फिर यहाँ पर है मेथिल, 1 मेथिल यहाँ पर है। फिर आगे देखो इस C से CH2 और COOH, ये यौगिक इस टाइप का है। अब अपन देखो श्रृंखला का चयन करेंगे तो ये होगी, 4 कार्बन है तो नंबर दे देते हैं 1 2 और 3, और ये नंबर 4 कार्बन। तो देखो सबसे पहले प्रतिस्थापित 2 है, तो अपन लिखेंगे 3 नंबर पर है, तो 3 डाई मेथिल। फिर आएगा मूल शब्द को अपन कहेंगे ब्यूट। फिर देखो एकल बंध है, एकल बंध तो अपन कहेंगे एन, तो ब्यूटेन। और COOH तो ओइक अम्ल, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो ये हो जाएगा इसका नाम ब्यूटेनोइक अम्ल। फिर आगे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये सीधी श्रृंखला है, कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो सीधा नाम लिखते हैं। कार्बन कितने टोटल, देखो 1 8 यहाँ पर, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 को बोलते हैं डेकेन, तो अपन लिखेंगे डेकेन और ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, तो डेकेन ओइक अम्ल। एकल बंध सभी में एक साथ दे दिया, तो डेकेन ओइक अम्ल। ठीक है, फिर यहाँ अगर अपन नाम लिखेंगे इसका, तो देखो क्रमांकन करो, 2 नंबर पर क्लोरो है, तो 2 क्लोरो, और 4 को बोलते हैं ब्यूट, तो ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यदि प्रतिस्थापी आए या द्विबंध आए तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण इस प्रकार से करना है। अगर किसी यौगिक में COOH समूह 1 से ज्यादा आ गए तब अपन क्या करेंगे, देखो यहां पर जो मैंने यौगिक लिखी उसमें देखो COOH समूह कितने, 2 है। यदि 2 COOH समूह आए तब अपन इनका नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने का तरीका क्या होगा। देखो अगर 2 COOH समूह आता है तो जो श्रृंखला का चयन करेंगे उस पूरी श्रृंखला में ये दोनों कार्बन आने चाहिए, ध्यान रखना पूरी श्रृंखला में दोनों कार्बन आने चाहिए। और फिर अपन क्रमांकन करेंगे, क्रमांकन में चाहे इसको 1 नंबर दो चाहे इसको दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी अपन दे सकते हो। तो देखो 1 नंबर इसको दे दिया, 2 दे दिया इसको। अब अपन नाम लिखेंगे, तो देखो श्रृंखला में जब अपन नाम लिखेंगे तो देखो प्रतिस्थापी है नहीं, प्रतिस्थापी ने तब अपन लिखेंगे मूल शब्द, और मूल शब्द में कार्बन कितने इसके पास, 2, तो मैंने लिख दिया 2 ठीक है। फिर देखो एकल बंध है तो लिख दिया एथेन। और फिर देखो COOH है यानी ओइक अम्ल, ओइक अम्ल कितने हैं, 2 ओइक अम्ल, तो अपन लिखेंगे डाई ओइक अम्ल। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि कितने कितने नंबर पर है, तो देखो 1 और 2 नंबर पर है, तब अपन लिखेंगे 1 2 डाई ओइक अम्ल। बात समझ में आई। फिर आगे देखो इसका श्रृंखला का चयन
तो क्रमांकन करेंगे 1 2 3 किधर से भी कर सकते हैं। नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है, 3 को लिखेंगे प्रोप, एकल बंध तो प्रोपेन। फिर देखो ओइक अम्ल कितने, 2 है, लेकिन कितने कितने नंबर कार्बन पर, 1 और 3 पर, तो 1 और 3 यानी 1,3 डाई ओइक अम्ल। इसी प्रकार से आगे चलो, श्रृंखला का चयन करेंगे, 1 2 3 और 4 कार्बन है, क्रमांकन करेंगे तो आ गया 4, एक को 1 नंबर मिल रहा है, दूसरे को 4 नंबर मिल रहा था, अब 4 कार्बन को ऊपर लिखेंगे ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल। इसी प्रकार से देखो कितने कार्बन है, 5, कितने कार्बन है, 6, क्रमांकन करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, क्रमांकन करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, तब यहां नाम हो जाएगा 5 कार्बन है तो पेंटेन 1,5 डाई ओइक अम्ल। और यहां पर नाम 6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सेन, 1 और 6 तो हो जाएगा 1,6, 2 है तो डाई ओइक अम्ल। बस सिंपल सी बात। तो ये मैं वही यौगिक ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा जो अपने सिलेबस में है, ना तो सिलेबस से बाहर एक्स्ट्रा कुछ ले रहा हूं, बस समझने के लिए अपन बात कर रहे हैं, पर ध्यान रखिएगा ये सारे यौगिक सिलेबस में, ठीक है। फिर देखो इनका एक एक सामान्य नाम होता है, इसका सामान्य नाम होता है ऑक्जेली, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, इसका सामान्य नाम है ऑक्सेलिक अम्ल, ठीक है। फिर देखो इसका नाम होता है मेलोनिक अम्ल, ब्यूटेन वाले का नाम हो जाएगा सक्सिनिक अम्ल, पेंटेन वाले का नाम होगा, अगर 5 कार्बन है, पेंटेन का मतलब 5, ग्लूटेरिक अम्ल, और हेक्सेन वाले का नाम हो जाएगा एडिपिक अम्ल। यदि मान लो अपने पास कोई एक ऐसे एग्जांपल आ गए, ऐसे यौगिक आ गए जिनमें CH समूह 2 से ज्यादा, जैसे इस यौगिक में हमने लिए 3, या यौगिक आ गया चक्रीय, चाहे वो बेंजीन हो यानी एलिसाइक्लिक हो या एरोमेटिक हो, ठीक है ना। अगर चक्रीय यौगिक आ गया और उसके पास CH समूह, तब अपन इनका नाम कैसे लिखेंगे, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है कि यहां पर अपन जो अनुलग्न लगाएंगे, वो अनुलग्न जो अपन लगाएंगे वो लगाएंगे यहां पर कार्बोक्सिलिक अम्ल, न कि ओइक अम्ल, ये ध्यान रखना। अनुलग्न क्या लगाएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अपन इनका नाम लिखते, देखो इस यौगिक का नाम लिखेंगे तो श्रृंखला का चयन करेंगे, बस यहां पर ध्यान रखना यदि 2 से ज्यादा यौगिक आ गए तो श्रृंखला के चयन में CH वाला कार्बन नहीं आएगा, या CH वाला कार्बन बाहर रहेगा। अब अपन इनका नाम लिखेंगे, देखो क्रमांकन करेंगे 1 2 3, नाम लिखेंगे तो प्रतिस्थापी कोई है नहीं, मूल शब्द हो गए 3 को लिखते हैं प्रोप, एकल बंध तो प्रोपेन, ठीक है ना। फिर 3 CH है और कितने नंबर पर है, तो अपन लिखेंगे 1 2 और 3, और इनको अपन ओइक अम्ल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कितने हैं, 3 है, तो 3 को लिखते हैं ट्राई, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम होगा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। यही बातें सब में ध्यान रखना। जैसे यहां पर यौगिक है, ये वाला यौगिक है CH है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन किस पर है, पेंटेन, कौन सा चक्रीय है, तो साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसी प्रकार से इसका नाम लिखेंगे, देखो 1 नंबर इसको मिलेगा 2 नंबर पर प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे तो लिखेंगे 2 मेथिल, फिर देखो ये और सेम है, अगर इसको हटा दे तो, ठीक है, देखो इस मेथिल को हटा दे तो ये ऊपर वाला और ये सेम आ जाएगा, तो नाम सेम होगा, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है तो साइक्लोपेंटेन, और यहां पर अपन लिख देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अब स्थिति आ गई अलग। अब देखो यहां पर तो है एलिसाइक्लिक यौगिक, यानी कि एरोमेटिक नहीं, अगर एरोमेटिक यौगिक आ गया यानी बेंजीन आ गई, तब अपन क्या, देखो बेंजीन, और बेंजीन पे डायरेक्ट CH जुड़ा हुआ है, अगर बेंजीन पे डायरेक्ट है तो अपन इसका नाम लिखेंगे बेंजीन, और 1 नंबर पे क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल,
नाम हो जाएगा ऐसा। लेकिन आईयूपीएसी ने इसका नाम एक और माना हुआ है, और वो सीधा नाम आपको याद रखना, वो होता है बेंजोइक अम्ल। क्या होता है? बेंजोइक अम्ल। ये ध्यान रखना, कौन सा नाम होता है? बेंजोइक अम्ल। यस, बेंजीन पे यदि डायरेक्ट COOH समूह होता है तो ये होता है बेंजोइक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल। अब अपन जब भी आगे पढ़ेंगे तो इस पूरे यौगिक को अपन क्या कहेंगे? बेंजोइक अम्ल। देखो एग्जांपल यहां पर देखते हैं। इस एग्जांपल की बात करें तो देखो, ये तो हो गया बेंजोइक अम्ल, थोड़ा सा देखना ढंग से, ये हो गया आपके बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना। और इस बेंजोइक अम्ल पे क्या जुड़े हुए? नाइट्रो। बेंजोइक अम्ल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखो एक बार, उस कार्बन को अपन देंगे 1 नंबर, 1 तो 2 और 2 दोनों में से किसी को भी दे दो, 2 3 और 4, फिर 5 और 6। तो देखो प्रतिस्थापी जुड़े हुए 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो नाम हो जाएगा इसका 2 4 6। कितने हैं? 3। कौन से? नाइट्रो। तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। और फिर आ गए आपके बेंजोइक अम्ल, तब अपन नाम लिख देंगे बेंजोइक अम्ल, ठीक है। फिर देखो अब स्थिति आ गई वापस के बेसिक बेंजोइक अम्ल पे एक COOH। बात यहां पे ध्यान रखना भाई, अगर COOH समूह यहां पर एक से ज्यादा आ गए तो अपन क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने? 2। किस पे जुड़े हुए? बेंजीन पे, तो अपन लिखेंगे बेंजीन। 2 है तो क्रमांकन करेंगे, क्रमांकन देखो 1 और 2, चाहे किसी को दे दो 1 और 2 नंबर आएगा, तो अपन लिखेंगे 1 2, नाम हो जाएगा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान रखिएगा इसका एक नाम और होता है, वो होता है थैलिक अम्ल। क्या होता है? थैलिक अम्ल। ये ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आ भी सकता है दोबारा। थैलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम ये होगा, थैलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम लिखो तो ये लिखना है, थैलिक अम्ल का सूत्र लिखो तो ये लिखना है। ध्यान रखिएगा COOH समूह 1 और 2 नंबर की स्थिति पे होनी चाहिए। अगर एग्जाम में बाई चांस यहाँ पर ये आ जाए, मैं आपको ऐसे लिख के बता दूं कि ये क्या है, तो देखो ये भी क्या हो जाएगा? थैलिक अम्ल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यही संरचना, ये भी, क्योंकि ये भी 1 2 1 और 2 नंबर स्थिति पर है। अगर ये COOH ऐसे आ गया तब ये भी क्या हो गया? थैलिक अम्ल हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे देखो, अब यहां पर स्थिति देखो, स्थिति क्या है कि COOH समूह तो बेंजीन वाले, लेकिन बेंजीन वाले पे नहीं जुड़ा हुआ है, अलग एक संरचना बन गई। तब अपन इसको क्या करेंगे? प्रतिस्थापी मानेंगे। तब अपन श्रृंखला का चयन करेंगे, ये क्रमांकन 1 2 और 3। 3 नंबर पे क्या है? फेनिल, तो अपन नाम लिखेंगे 3 फेनिल। और 3 है, 3 को बोलते हैं प्रोप, एकल बंध तो एन, और ओइक अम्ल लगेगा तो प्रोपेनोइक अम्ल। तो स्टूडेंट ये थे आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम। तो अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों की। देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो व्युत्पन्न होते हैं मुख्यतः वो 4 होते हैं, ठीक है। 4 के मैंने नाम लिखे, पहला जैसे एस्टर है, फिर ऑयल क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एमाइड, ये 4 होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न माने जाते हैं। इनका नाम कार्बोक्सिलिक अम्ल के नामकरण की तरह ही लिखा जाएगा। देखो एस्टर का जो क्रियात्मक समूह, देखो पहले बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो यही तो था, क्रियात्मक समूह। इस COOH में यदि अपन यहां पर R जोड़ दे, COOR, इस हाइड्रोजन की जगह R आ गया तो ये हो गया एस्टर, और आगे आता है R, तो अपन कह सकते हैं एस्टर का जो सूत्र होता है वो क्या? COOR, ठीक है ना। और COOR इसका क्या हो गया? क्रियात्मक समूह। ध्यान रखिएगा क्या चेंज हुआ? इस हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? एल्किल समूह आ गया। फिर ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड में क्या होता है? देखो RCOCl, यानी इस OH की जगह कार्बोक्सिलिक अम्ल को देखो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस OH की जगह क्या आ गया? Cl आ गया, तो ये हो गया ऑयल क्लोराइड, ठीक है। फिर इसी प्रकार से एनहाइड्राइड में देखिएगा, एनहाइड्राइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये होगा इसका क्रियात्मक समूह। इसके दोनों तरफ क्या लगेगा? R, एल्किल, यानी RCO, O फिर OR, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं RCOOCOR, ये होता है एनहाइड्राइड, इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर आगे देखो एमाइड, और एमाइड का जो होता है वो होता है RCONH2, यानी कि यहाँ OH की जगह क्या आ गया? NH2, यहाँ OH की जगह क्या आता है? Cl, यहाँ H की जगह क्या आया था? R,
तो ये था एस्टर का क्रियात्मक समूह RCOOR, ऑयल क्लोराइड हो गया RCOCl, एनहाइड्राइड हो गया RCOOCOR। संरचना खोल के लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है ना। और एमाइड का होता है RCONH2। एमाइड का जो नामकरण है वो मैं आपको बताऊंगा एमीन के नाम में, ठीक है, जबकि अपन यहां पर पढ़ते हैं इन तीन के नाम। सबसे पहले मैं बात करता हूं एस्टर के। एस्टर के नाम की बात करें तो देखो, एस्टर में जो अनुलग्न लगता है, ध्यान रखिएगा, एस्टर में जो अनुलग्न काम में आता है वो अनुलग्न काम में आता है एल्केनोएट। अनुलग्न क्या होता है? एल्केनोएट, ठीक है ना। दो समूह होते हैं, देखो थोड़ा सा ढंग से समझना। एस्टर जो होता है वो इस प्रकार से था, RCOOR, यही तो था। इसका नाम लिखेंगे एल्किल और दूसरा लिखेंगे एल्केनोएट, ठीक है। तो देखो ये जो एल्किल लिखेंगे ये हमेशा लिखेंगे इस R को, ये चाहे बड़ा समूह आए छोटा समूह है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो R होगा इस R को अपन क्या लिखेंगे? एल्किल लिखेंगे, ठीक है। अब एल्केनोएट नाम जो होता है इस पूरे का नाम अपन लिखेंगे एल्केनोएट। ये हो गया एल्केनोएट। बात समझ भाई? एल्किल एल्केनोएट। मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं, देखिए। देखो एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने ये लिया, हमें पता चल गया कि देखो COO है, ठीक है ना, HCOO, पीछे आ गया CH3H है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया? एल्किल समूह। इसका नाम लिखेंगे तो देखो इसका नाम दो तरीके से लिखेंगे। इस वाला R यानी पहले अपन नाम लिखेंगे इसका, और यहां पर ये क्या है? मेथिल है, तब मैं नाम लिखूंगा इसका मेथिल, ठीक है ना। अब इधर वाले का नाम एल्केनोएट, कितने कार्बन? एक कार्बन है, एक को बोलते हैं मेथेन, तब नाम लिखेंगे मेथेनोएट। तो नाम क्या हो गया? मेथिल मेथेनोएट। समझ आई बात? फिर आगे देखो इसका, अब इसका नाम लिखेंगे तो यहां पर दो कार्बन आ गए, दो कार्बन को मैं लिखूंगा एथिल। और इधर देखो कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथेन, तो एथिल मेथेनोएट। इसी प्रकार से यहां पर देखो मेथिल, एक कार्बन है, CH3 को बोलते हैं मेथिल। इधर कितने कार्बन है? एक और दो, दो कार्बन को बोलेंगे एथेन, तो एल्केन की जगह क्या हो गया? एथेनोएट, तो ये हो गया एथेनोएट। इसी प्रकार से यहां पर नाम लिखेंगे तो ये हो गया एथिल। इधर कितने कार्बन? दो कार्बन, तो लिखेंगे एथेनोएट, एथेनोएट। इसी प्रकार से यहां पे नाम लिखेंगे इसका एथिल, और यहां लिखेंगे कितने कार्बन? तीन कार्बन, तीन को बोलेंगे प्रोपेन, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनोएट। इस प्रकार से इनके नाम हो जाएंगे। देखो इनके सामान्य नाम भी होते हैं। सामान्य नाम की मैं बात करता हूं तो देखो इस HCOO यहां पे बात कर रहा हूं, HCOO को बोलते हैं फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? इसको याद रख लेना, फॉर्मेट, HCOO- को। और इस CH3COO- को इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या बोलते हैं? एसीटेट। ये दोनों नाम आपको याद है, फॉर्मेट, एसीटेट। तो देखो अब आप नाम आप ही बताओगे, आप ही लिखोगे। देखो इसको बोलते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेट से क्या जुड़ा है? मेथिल, तब अपन इसका नाम क्या लिख देंगे? मेथिल फॉर्मेट। इसी प्रकार से यहां पर देखो एथिल, और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेट, तो नाम क्या हो जाएगा? एथिल फॉर्मेट। लिख नहीं रहा हूं, सुनना ढंग से लिख लेना, एथिल फॉर्मेट। इसी प्रकार से यहां पर क्या नाम है? देखो CH3COO को बोलते हैं एसीटेट, इसको बोलते हैं एसीटेट। क्या जुड़ा हुआ? मेथिल, तो मेथिल एसीटेट। इसी प्रकार से यहां पर देखो क्या जुड़ा हुआ? एथिल, और यहां पर क्या होगा? एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो ये इनके हो गए आपके सामान्य नाम, और ये हो गए आयुपेसी नाम। उम्मीद करता हूं कि एस्टर के नाम आप लोगों को समझ में आए होंगे, ठीक है। बात करते हैं ऑयल क्लोराइड की। ऑयल क्लोराइड की बात में देखो सबसे पहले अनुलग्न की बात करते हैं। अनुलग्न सेम यही होगा, ऑयल क्लोराइड ही इसका अनुलग्न होता है, ध्यान रखना। RCOCl का अनुलग्न ऑयल क्लोराइड होगा। दोस्तों यहां पर आपको एक बात याद रखनी, ये एक्चुअली में होता ऑयल हैलाइड है, पर ज्यादातर अपने पास यौगिक क्लोराइड क्या आता है? देखो क्लोरीन की जगह यदि ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमाइड हो जाएगा, फ्लोरीन आ गया तो फ्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए अपने अलग से बात करेंगे विस्तृत रूप से, यहां जो अपने सिलेबस में काम आते हैं उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। और ज्यादातर यौगिक आता है क्लोराइड का, ठीक है ना। तब अपन बात करते हैं ऑयल क्लोराइड की। देखो एग्जाम्पल है मैं लिखूं तो देखो मैंने लिखा है HCOCl, CH3COCl, ठीक है। एक और लिख लेता हूं
नाम लिखो, नाम लिखेंगे। देखो ये कार्बन है, ये क्रियात्मक समूह का कार्बन साथ में आएगा HCOCl, साथ में आ गया, ठीक है ना। अब अपन इसका नाम लिखेंगे तो कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, एकल बंध तो मेथेन, मेथेन तो हो गया कार्बन का नाम। अनुलग्न क्या लगाएंगे, ऑयल क्लोराइड, तब क्या हो जाएगा मेथेनॉयल क्लोराइड, सिंपल सा नाम। HCOCl का नाम हो गया मेथेनॉयल क्लोराइड। कितने कार्बन है, दो, दो को बोलते हैं एथेन और फिर लगा दो ऑयल क्लोराइड, तो नाम हो गया इसका एथेनॉयल क्लोराइड। मेरे हिसाब से ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं इनमें, ठीक है ना। फिर यहां पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, तो नाम क्या हो गया प्रोपेनॉयल, प्रोपेनॉयल क्लोराइड, ठीक है। तो ये नाम थे। अब यहां पर अगर प्रतिष्ठा पे आ गया, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, CH3 और ये COCl, श्रृंखला का चयन हो गया, एक नंबर हमेशा इसको मिलेगा, 2 और 3 तो 2 मेथिल प्रोपेनॉयल क्लोराइड, तो 2 मेथिल प्रोपेनॉयल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका एक सामान्य नाम अपने ऐसे लिखते हैं, देखो CH3CO को बोलते हैं एसिटिल, क्या बोलते हैं एसिटिल, तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं एसिटिल क्लोराइड, सामान्य नाम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एसिटिल क्लोराइड। एक कार्बन को अपन बोलते हैं फॉर्मिल, तो यहां पर आ गया फॉर्मिल क्लोराइड, ये ध्यान रखना फॉर्मिल क्लोराइड। तो एक कार्बन आ गया, मेथेनॉल को फॉर्मिल बोलते हैं, एथेनॉल को एसिटिल बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड और फॉर्मिल क्लोराइड। अब अपन बात करते हैं एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड के मैंने कुछ एग्जांपल लिए, देखिएगा एनहाइड्राइड के एग्जांपल को अपन 2 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, मैंने 2 अलग अलग भाग बांटे हैं, देखिएगा किस प्रकार से अपन बांट सकते हैं। एक भाग होता है सममिति, इसको बोलते हैं सममित एनहाइड्राइड, ठीक है ना, इसको बोलते हैं असममित एनहाइड्राइड। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, सममित क्या होता है, असममित क्या होता है, नाम कैसे लिखते हैं। देखो सममित का मतलब होता है कि जो कार्बन है दोनों तरफ वो बराबर संख्या में होने चाहिए, वो होता है सममित। इसके 2 भाग होते हैं, दोनों तरफ देखो 2 भाग हो गए, एक तरफ ये एल्किल हो गया, एक तरफ ये एल्किल हो गया, ठीक है ना। तो 2 भाग हो गए, दोनों भाग यदि समान कार्बन है तो सममित, अलग अलग कार्बन है तो असममित। नाम कैसे लिखेंगे, अनुलग्न इसका क्या होता है एनहाइड्राइड। देखो इसकी बात करते हैं, इसको 2 भागों में बांटते हैं अपन। 2 भागों में जब आप बांटो तो 2 भागों में अगर आप बांटते हो तो इस जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन ध्यान रखिएगा बीच वाला, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, देखो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, समझने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखना CH3CW, ये इसकी वास्तविक संरचना होती है, ये इसकी वास्तविक संरचना है, ठीक है ना। ये जो आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, इसको आप 2 अलग अलग भागों में, आप देखो इस ऑक्सीजन से 2 समूह कौन कौन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरफ एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस वाले समूह में कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन आपको देखना है। अब इसी ऑक्सीजन की मैं बात करता हूं, यही तो है, ये वाला ऑक्सीजन ही तो है। इसमें देखो एक ये एक ही, तो यहां पर देखो 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर भी 2 कार्बन, दोनों तरफ 2-2 कार्बन है, तो समान समूह सममित हो गया। नाम लिखेंगे तो देखो अनुलग्न होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ये तो अनुलग्न हो गया। इससे पहले क्या लिखेंगे, तो देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, क्या बोलते हैं एथेन। और एथेन अगर अपन इसको बोल रहे हैं तो एथेन ये किसका व्युत्पन्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो एथेनोइक, क्या बोलेंगे एथेनोइक, तो एथेनोइक, तो इसका नाम क्या हुआ एथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ आगे बात, क्योंकि दोनों तरफ समान है तब अपन लिखेंगे एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक दोनों तरफ है। और इसी का एक नाम होता है, वो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या होता है एसिटिक, ज्यादातर अपन यही काम में लेते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। अब देखो इसका नाम लिखते हैं, बीच वाला ऑक्सीजन यही तो है, अगर बीच वाले ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखो ये वाला है, ठीक है ना। इसकी तरफ कितने कार्बन है, 1 2 3, इस तरफ कितने 1 2 3, दोनों तरफ बराबर है। 3 को क्या बोलेंगे प्रोपेन, तो मैं लिखता हूं प्रोपेन, प्रोपेन ओइक, और लास्ट में क्या लगा देंगे एनहाइड्राइड। बताओ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखो इसका नाम। अब यहां पर स्थिति देखो, बीच वाला कार्बन ऑक्सीजन यही तो लेना है, COO 2 ऑक्सीजन है, उसके पास वाला। अगर आप संरचना बना के लिखोगे, मैं बता रहा हूं एक बार ताकि समझ में आ जाए। संरचना की बात करते हो तो यही तो है इसकी संरचना,
खोल के देखेंगे तो साफ साफ दिखेगा। इस तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इस तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन। अगर ऐसी स्थिति आ गई तब अब देखो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथेन, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ये तो हो गया एथेनोइक, ये हो गया प्रोपेनोइक। पहले कौन सा, एथेनोइक, अंग्रेजी वर्णक्रम में, तब अपन लिखेंगे एथेनोइक। एथेनोइक के बाद में लिखेंगे प्रोपेनोइक। तो दोनों के नाम हो गए, एथेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक हो गया। अनुलग्न क्या होता है, एनहाइड्राइड, तो इसका नाम हो गया एथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। इसी प्रकार से जब अपन इसका नाम लिखेंगे, अब इसमें देखो इसकी स्थिति क्या है, 1 2 3 और 4 कार्बन है। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। देखो 1 2 3 और 4, और इधर कितने कार्बन हो गए, 1 और 2। तो एक तरफ तो हो गया एथेनोइक, एक तरफ हो गया ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक को क्या बोले हैं, पहले कौन सा लिखेंगे, ब्यूटेनोइक, तो अपन लिखेंगे ब्यूटेनोइक, फिर लिखेंगे एथेनोइक, और अनुलग्न क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड। तो यह नाम हुआ ब्यूटेनोइक, एथेनोइक, एनहाइड्राइड। उम्मीद करता हूं आपको ये नाम समझ में आए होंगे। हमने यहाँ पर पढ़े एस्टर, ऑयल क्लोराइड, एनहाइड्राइड। इनके अलग से भी वीडियो में बनाऊंगा जिसमें इससे ज्यादा डिटेल के, अगर द्विबंध आ गया, प्रतिशत पे आ गया, तब अपन उनका नाम कैसे लिखेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए एनसीईआरटी में, तो यहाँ तक अपन बात करते हैं। आगे देखो एमाइड, एमाइड की बात करेंगे जब एमीन का नामकरण अपन पढ़ेंगे, उसमें मैं एमाइड के नामकरण बताऊंगा ताकि बात आसानी से समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।